नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ तेज नैनमोर। आज हम हरियाणा के एक ऐसे मुद्दे पर बातचीत करेंगे जिस पर बातें चर्चाएं जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं होती हैं, और वो ऐसा मुद्दा है जिस पर चर्चाएं भी होनी चाहिए और उस समस्या का हल भी होना चाहिए। वो है नशे का मुद्दा, जिसने हरियाणा के युवाओं को अपनी जकड़ में जकड़ा हुआ है, या यूं कहें कि नशे का दलदल बन चुका है हरियाणा, और इससे वहां की जवानी पूरी तरह से बर्बादी की कगार पर है। एक बड़ा प्रश्न चिन्ह भी लगता है सरकार पर, सिस्टम पर, पुलिस महकमे पर, और कुछ हद तक सामाजिक तौर पर भी कि हमारे युवाओं की सुरक्षा हम क्यों नहीं कर पा रहे। और इसी गंभीर मुद्दे पर नशा कितना है हरियाणा में, क्यों है और कैसे नशे को खत्म किया जाए, इन तमाम पहलुओं पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ स्पेशल गेस्ट आज इस पॉडकास्ट में हैं भवानी सिंह जी, जो लंबे अरसे से नशे के खिलाफ एक मुहिम छेड़कर बैठे हैं अपने स्तर पर कि कैसे नशे को खत्म किया जाए, हमारी युवा पीढ़ी को नशे से बचाया जाए। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सबसे पहले आपसे वो जमीनी हकीकत हम समझना चाहते हैं कि हरियाणा में कितना नशा है। पहले हम कहते थे उड़ता पंजाब, अब हम कहते हैं कि पंजाब नहीं, उसका पड़ोसी राज्य हरियाणा भी उड़ता हरियाणा बन चुका है। हरियाणा का युवा भी नशे की दलदल में जा चुका। कितनी बुरी सिचुएशन में इस वक्त हरियाणा है, कितनी गंभीर समस्या नशे की। देखिए मैडम, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जैसे आपने ये कहा कि पंजाब का उदाहरण दिया, तो पंजाब का ही उदाहरण को अगर मैं लेके चलूं, जैसे आपने कहा कि उड़ता पंजाब, पंजाब की जो पहचान हमारे पूरे देश भर में या पूरी दुनिया की मैं बात करूं तो एक, जिसे हम कहते हैं कि खुशहाल पंजाब के रूप में, एक खुशहाल प्रदेश के रूप में, कि वहाँ का जो कल्चर था, वहाँ का जो रहना सहना था, वो एक बल्कि जिसे कहते हैं शाही था। लेकिन आज अगर हम बात करें तो पंजाब इतना बैक जो गया है हमारा, इतना जो पिछड़ा हुआ है, उसका बड़ा कारण कहीं ना कहीं नशा है। नशे से ही वो सारी बीमारियां शुरू हुई हैं। चाहे वो उड़ते पंजाब की संज्ञा जैसे अभी आप दे रहे हो, तो पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने देखा है आज किस तरीके से हमारे पंजाब का जो युवा है वो नशे की दलदल में फंस चुका है। और उसी से अगला रिजल्ट, जैसे मैंने आपको कहा कि यार ये जितनी गैंगवार्स आज हो रही है पंजाब के अंदर, वो उसका नेक्स्ट स्टेप है। उसी नशे का वो नेक्स्ट स्टेप है जो आज छोटे छोटे पैसों के लिए अगर हम बात करें तो मेरे को लग रहा है ये पंजाब का कल्चर नहीं था कि 5-10 हज़ार या 20 हज़ार के लिए, थोड़े से और छोटे पैसों के लिए किसी का भी मैटर कर देना। आज तो जगह जगह हम हर दिन ये देख रहे हैं कि वारदात हो रही है, सरकार चाह के भी उन चीजों को नहीं रोक पा रही है। आज मैं आपको बताऊं कि गन कल्चर पे इन्होंने पीछे हरियाणा में भी एक डीजीपी साहब ने लेटर लिखा था कि ये बंद होना चाहिए, आई एम एग्री। लेकिन मैं कहता हूं उससे भी पहले हमारे यहाँ जो नशे पे सॉन्ग गाए जाते हैं, चाहे वो पंजाब में गाए जाते हैं चाहे वो हरियाणा में गाए जाते हैं, मैंने दोनों पीछे मुख्यमंत्री को, पंजाब मुख्यमंत्री को भी और हरियाणा के मुख्यमंत्री को लेटर लिखे थे संस्था की तरफ से कि हरियाणा और पंजाब के अंदर खास तौर से जो ये नशे के ऊपर, अफीम तो इस तरीके से शो ऑफ करते हैं हम हर गानों में कि उससे बढ़िया तो कोई, शायद मेरे को लग रहा है कि उसके बाद मैं ये बार बार ये कहता हूँ कि वो नशा अफीम का करने के बाद तो वो देवता हो जाता है। ऐसा तो नहीं है ना, लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये कहता हूँ कि नशे का जो कल्चर है, नशे के जो गाने हैं, इनके ऊपर ब्रेक करने की जरूरत है। उसी से ही सारी बुराइयों की शुरुआत होती है। अब वो पंजाब में आज में इतनी बड़ी बुराई, हर रोज आए दिन आप देख रहे हैं किस तरीके से गैंगवार होकर हर रोज लोग मर रहे हैं, निर्दोष लोग मर रहे हैं। तो वो चीजें जो है अगर हम ये सोचें कि उनको खत्म कर देंगे, वो खत्म तब होंगी जब हम नशा खत्म कर देंगे। हरियाणा में क्या हाल है? और अब हरियाणा की ऐसे ही मैं वही कह रहा हूँ, वही चीजों पे जो नक्शा कदम बड़ा भाई है ना, हम कहते हैं पंजाब हमारा बड़ा भाई है, तो बड़े भाई का जो अनुसरण है वो छोटा भाई कर रहा है। उसी नक्शे कदम पे अब हरियाणा चल रहा है। आज मैं ये कहूं तो हरियाणा के जो हमारा बॉर्डर है पंजाब के साथ लगता है, क्योंकि मैं खुद फतेहाबाद से आता हूँ, फतेहाबाद सिरसा ये अगर हमारा क्षेत्र है तो पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा रेड जोन जो है इसको घोषित किया हुआ सरकार ने। सबसे ज्यादा जो नशा है इन 2 डिस्ट्रिक्ट में है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, आप इस तरीके से साथ साथ आ जाओ, कैथल आ जाओ, आप अंबाला आ जाओ, ये पंजाब के साथ लगता बॉर्डर, इस पे आपको नशा हर जगह मिलेगा। क्योंकि आप मेरे पास पूरे हरियाणा से फोन आते हैं, नारायणगढ़ से आते हैं, अंबाला से, यमुनानगर से, कैथल, बहुत लोगों के फोन आते हैं, जींद से, कि जी हमारे यहाँ नशा, आप हमारे यहाँ भी काम कीजिए। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि एक व्यक्ति नहीं, एक संस्था नहीं, इसके लिए स्वदेश जी सारे लोगों को मिलकर प्रयास करना है, जिसके लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, हमारी संस्था लड़ाई लड़ रही है। आप बेसिकली, आपकी संस्था क्या काम करती है और कैसे जो नशे में फंस चुके हैं अभी युवा, उनकी हेल्प कैसे करते हो, कैसे उनको बाहर निकालते हो? कितना आसान और कितना मुश्किल है ये काम? देखिए मैं आपको 2 बात कहूंगा कि जिस समय सबसे जो मुश्किल आपने कहा कि खुद को पहले इस चीज के लिए तैयार करना, इसके लिए इनके खिलाफ खड़े होना, क्योंकि सबसे ज्यादा जोर आपका तब आता है जब आप बुराई के खिलाफ खड़े होते हो, बुराई के खिलाफ आप लड़ते हो। आपने एक मन बनाया कि मेरे को इसके खिलाफ लड़ना है। जब मैंने ये शुरुआत करी तो हम सिर्फ 5-7 लोग थे, 5-7 लोगों ने ये हौसला किया कि नहीं हम नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। उस समय हमारा ये था कि हम इसके खिलाफ कंपेन करेंगे, हम लोग जो है नशे के खिलाफ जो है लोगों को अवेयर करेंगे। हमने हर गांव में जाके अलग अलग तरह से नशा मुक्ति कैंप भी लगाए, वहां बच्चों पे इलाज भी करवाया। लेकिन धीरे धीरे जो उसका नेक्स्ट चरण था, जो लोगों के बीच से बात आई कि जी, अब मैं गाँव में जाता था,
अब एक गांव में 50 बच्चे नशा कर रहे हैं, लेकिन वहां 4 लोग नशा बेच भी रहे हैं मैडम। अब वो जो 4 बेच रहे हैं, अब वो पूरा गांव इकट्ठा हो गया हमारे को ये कह रहा है जी इनको रोको ना। जब ये रोकना बंद कर देंगे, हमारे बच्चों को नहीं मिलेगा, तो बच्चे कहाँ जाएंगे? अगर कोई चीज इजी मिलती है तो उसकी आदी ज्यादा रहेंगे। अगर कोई चीज बंद कर देते हैं हम, स्टॉप हो जाती है, तो वो आएगी तो सही, लेकिन बड़ी घूम फिर के आएगी, एकदम इजी नहीं होगी मिलना। अब तो क्या है कि इसकी डीलर जो है, अगर आप बात करें, नशे के जो कारोबारी हर गांव में हो चुके हैं। आज ये हालात है हमारी, कोई गांव ऐसा नहीं है जो नशे की पहुंच से दूर हो। और मैं तो इससे अगली बात कह रहा हूं, आज मैडम कोई घर ऐसा नहीं है जो नशे की पहुंच से दूर हो। ये अलग बात है कि हमारे बच्चे अभी तक उस नशे में नहीं गए हैं, जिन परिवारों के अभी तक नहीं है, लेकिन नशे की पहुंच तो बना नशे की पहुंच है। नशा आज हर घर के बाहर खड़ा है, दरवाजे के बाहर खड़ा है नशा। और अगर हम ये सोच के सो रहे हैं कि नहीं अपने घर में नशा नहीं है, तो किस दिन वो हमारे घर के अंदर आ जाएगा, हमारे बच्चे को भी साथ में इस दलदल में ले जाएगा, वो अब देखने का समय कि वो कब आए। तो ये जो चीजें आप कह रहे हो कि इस तरीके से हमने अपनी शुरुआत करी थी, और उसके बाद जैसे फिर हमारे को ये था कि इन लोगों को रोकना है, तो फिर हमने पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर उनको थोड़ा उनके बारे में बता के उन लोगों के खिलाफ रेड करवानी शुरू करी, उन लोगों को पकड़वाना शुरू किया। और ऐसे ही इस घटना के बीच में मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूंगा। हमारा फतेहाबाद में KMM कॉलेज है, जो सबसे पुराना और सबसे बड़ा कॉलेज है, एकमात्र कॉलेज है हमारा फतेहाबाद का। उस कॉलेज के आगे एक मतलब चाय के नाम से एक बहुत बढ़िया 5 स्टार, मैं उसको कहता हूँ, चाय का तो नाम था, लेकिन उसमें हर तरह की सुविधा थी, और वो एक बहुत बड़ा उसके अनलीगल तरीके से खोखा बना रखा था। उसमें हर तरह का नशा जो है वो सप्लाई करते थे वहां से हमारे कॉलेज के लड़के लड़कियों के लिए। अब वो इतने सारे बच्चे, और उसको बहुत बार रोकने का प्रयास किया, उसके ऊपर बहुत सारे NDPS के पर्चे भी हुए, वो छूट के वापसी आके फिर वही काम करता था। अब सबने ये कहा कि जी ये देखो ये शरेआम, इसको बंद करवाओ ना आप। तो हमने जैसे देखा, वहां उन बच्चों से मिले, उन बच्चों को 2-4 बार पकड़ा, उनका इलाज करवाया कि भाई आप लोग यहाँ, तो जी यहाँ से लेते हैं हम। मैंने उसको जाके कहा, मैंने कहा भाई आप ये बंद कर दो, आपने चाय का काम करना करिए, आप ये बंद कर दो। वो कहते जी ठीक है, लेकिन उन्होंने मेरे को उसके बाद भी कंप्लेंट आती है, क्योंकि जो इस चीज का आदी हो गया, इजी मनी है ये, जैसे आप कह रहे हो, बड़ा आसानी से पैसा आता है। चाय बेच के तो हो सकता है दिन में 500 रुपया ना बने, और नशा बेच के वो 5,000 रुपए दिन का कमा रहा है, तो वो क्यों 500 रुपए तक रहेगा सीमित, वो तो 5,000 वाली चीज को। और वो आदि ऐसे बना देते कि ग्राहक ढूंढने नहीं पड़ते, वो अपने ग्राहक खुद आपको ढूंढता हुआ आएगा। यस, आपने एक बार, यही तो है इसमें सबसे बढ़िया बात, आपने एक बार किसी बच्चे को टारगेट करके उसको एक बार उसको नशे के ऊपर लगाना है, तो फिर आगे 3-4 साल के लिए वो परमानेंट आपका हो जाता है। क्योंकि जो ये नशा देते हैं, उससे मैं आपको एक बात और बता रहा हूँ जी, 3-4 साल से ऊपर उम्र नहीं है बच्चे, मात्र 3 या 4 साल, उसके बाद वो बच्चा बचता नहीं है। जो चिट्टे पे और टीके पे आ जाता है, इंजेक्शन वगैरह करने लग जाता है, वो बच्चे नहीं बचते। तो हमने मैडम उसके खिलाफ जो है सड़क पे उतर के वहाँ लड़ाई लड़ने का काम किया। उसका वहाँ से हमने जो है उसका खोखा जो है उठवाया, पुलिस की सहायता से मदद करके सारा, और उसका परमानेंट हमने वो अड्डा खत्म किया। तो इस तरीके से फिर ये हमारा सिलसिला आगे हो गया कि जो जो ऐसी जगह थी, ऐसे ही हमारे वहाँ पे गुरु नानकपुरा मोहल्ला, नाम तो गुरु नानक देव जी के नाम से वो रखा हुआ मोहल्ले का नाम, बहुत बड़ा ऊंचा नाम है, लेकिन मेरी एक ही लड़ाई थी, मैंने सब सिख संगठनों को भी उसमें साथ लिया था। मैंने कहा इतना बड़ा जो नाम है, उसको नाम ये कुछ चंद लोग जो हैं वो मोहल्ले को बदनाम कर रहे हैं, तो या तो भैया ये मोहल्ले का नाम चेंज करवा दें, हमने सरकार से DC साहब से डिमांड करी थी, और या इनको बंद करवा दें हम यहाँ से। तो हमने एक बहुत बड़ा वहाँ पे भी आंदोलन किया, हमने एक यात्रा निकाली। उसके बाद वहाँ पे भी लगातार जो हमारे SP साहब है उनके और पुलिस के सहयोग से वहाँ पे भी अब जो है, अब हमने पीछे उस चौकी के इंचार्ज को भी, मेरे को याद आ रहा है 3-4 दिन पहले ही हमने उसको सम्मानित भी किया, क्योंकि वो अभी बड़ा ईमानदारी से उसने काम किया। 70 से 80% अब खुद लोग कहते हैं, क्योंकि देखो सबसे बड़ा सर्टिफिकेट आपको लोग देते हैं मैडम, सच बात है, क्योंकि पब्लिक को सब पता है। हम ये सोचे ना कि लोग हो सकता है डरते ना बोले, लेकिन ये नहीं कि लोग आज के टाइम कम से कम परेशान, अभिभावक ही परेशान है ना, पेरेंट्स ही परेशान है, और वो बेचारे मजबूर भी है बहुत हद तक। वही फोन करके हमें ये बताते, वही हमें फोन करके ये बताते हैं कि जी फलाने घर में वो बंदा नशा बेच रहा है। ऐसे ऐसे वीडियोस आते हैं मैडम मेरे पास, यहाँ तक कि वीडियो बना बना के लोग भेजते हैं कि देखो जी ये चिट्टा पी रहा है, ये चिट्टा बेच रहा है, ये काम कर रहा है। तो वो लोगों को पता सब है, लेकिन वो लोग अब डरते हुए नहीं बोलते कि इनके साथ कौन लड़ाई लड़े। अब इसी तरीके से मैं ये कहता हूँ, अगर प्रशासन अच्छा काम कर रहा है, सरकार अच्छा काम कर रही है, हो सकता है कुछ लोग सामने आके बोल देते हैं, हो सकता है कुछ लोग अपने मन में रखते हैं, और फिर उसका रिजल्ट वो जब देते हैं मैडम, जब चुनाव का समय होता है, क्योंकि उनका गुस्सा जो है अभी नहीं वो निकाल पाते, लेकिन वो उस समय निकालते हैं। आपको लगता है ये मुद्दे सच में ही चुनावी मुद्दे होते हैं, या फिर जात पात धर्म ये सब चीजें? देखिए मैं ये कहता हूँ, या फिर पैसा बढ़ता है तो उसको वोट डाल दिए? मैं यही कहता हूँ कि जी अब धीरे धीरे, जैसे अब आपने पीछे पंजाब में देखा, अगर पैसे की ही तरह से सारी राजनीति होती तो शायद एक ही पार्टी या एक ही जो लोग काबिज हो गए उसके पास पैसे की कमी तो होती नहीं है। बिल्कुल, लेकिन वो चेंज क्यों आता है मैडम? चेंज आता है लोगों के रेवोल्यूशन की। जैसे एक थोड़ा सा किसी मुद्दे को लेके हमें लगा कि ये चीज नहीं मिल रही, तो उसके लिए, और कई बार हम उसको एक चीज को कारण नहीं, एक नहीं बहुत सारी चीजें होती है। चुनाव में जब चेंज आता है, कोई पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में लोग जाते हैं,
या एक चेहरे से छोड़ के दूसरे चेहरे पे जाते हैं, या किसी पे विश्वास करते हैं या किसी का विश्वास खो देते हैं। तो वो कहीं ना कहीं जो है वो मुद्दे ही होते हैं, वो मुद्दों के लेके ऊपर। अब अगर आप कह रहे हैं कि अब ये चीजें जो है, कोई भी चीज है वो लंबा नहीं चलती। आज ग्राउंड पे हमारे को क्या चीज की जरूरत है, अगर हम उन चीजों पे बात नहीं करेंगे तो लोगों को ये लग तो रहा है, जैसे भी आपने कहा कि चुनाव के समय में दारू देके या पैसा देके हमने जो है वोट ले ली। वो वन टाइम हो सकता है मैडम, दूसरी बार हो सकता है, लेकिन बार बार वो चीजें रिपीट करनी बड़ी मुश्किल है। आज हमारे बच्चे नशे की वजह से मर रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं कारण मैं समझता हूँ कि हमारी भी कमियां हैं। जो हमारे जैसे वोटर हैं उनकी कमियां हैं, क्योंकि उन्होंने उस समय जो है सिर्फ और सिर्फ आप ये देखिए कि दारू के लिए और पैसे के लिए जो है वोट दे दी। और अगर हम आज बात करें आज पूरे इलाके के, और उसका हमारा तो मैं ये कहता हूँ कि दुर्भाग्य है कि हमारे इतने परिवार, इतने बच्चे जो हैं वो अपने परिवारों को खो रहे हैं। कोई डाटा है आपके पास, क्योंकि आप उन लोगों के बीच में रहते हैं, तो उस डाटा से शायद हम समझ पाए कि और औसतन कितनी एज ग्रुप के बच्चे हैं जो नशे की गिरफ्त में हैं? मैडम देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जो, मैं फतेहाबाद की बात करूँ, जैसे हमने फतेहाबाद पूरे डिस्ट्रिक्ट में हमने काम किया, तो उसमें करीबन आप ये मानो कि 19 साल से 18 से, और अगर ये तो मैं आपको वो बता रहा हूँ 20 से 22 साल तक। मैं एक दिन बहुत हैरान था मैडम, एक 13 साल का बच्चा, और वो इंजेक्शन लेके जब हम उसके घर पे गए, हम उसको उठा के लेके गए, वो बिल्कुल बेहोश पड़ा हुआ था। माँ उसकी रो रही थी, बाप उसका सराहने बैठा था, और हम उस बच्चे को उठा के फटाफट हॉस्पिटल लेके गए। बचा तो लिया, लेकिन अगर जब मैंने बात करी डॉक्टर साहब से कि इसको एडमिट कर लिया, तो डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए कि बोलो जी जुनाइल का जो बच्चों का हमारे पास कोई नशा मुक्ति में अब 18 साल से ऊपर के बच्चे को तो हम एडमिट करवा सकते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी डिमांड करूंगा सरकार से कि उन बच्चों का भी, क्योंकि आज 11 साल के, 13 साल के, 14 साल के बहुत सारे बच्चे जो हैं आज वो नशे के एडिक्ट हो रहे हैं, और इंजेक्शन लगाते हैं और वो मर रहे हैं। उनका हम इलाज कराने के लिए अगर हम सोचे कि उनको नशा मुक्ति में छोड़े, तो नशा मुक्ति में हम रख नहीं सकते उनको, क्योंकि उनके लिए अलग से वार्ड होना चाहिए, बच्चों का अलग से वो सारी सुविधा होनी चाहिए। तो वो भी मेरे को लगता है कि उसके ऊपर भी काम करने की जरूरत है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जी ये अगर आपने जैसे ये कहा कि ऑन एवरेज, तो ऑन एवरेज मैं ये कहता हूँ मैडम 13 साल से लेके 11 साल से लेके 24 या 25 साल तक के बच्चे सबसे ज्यादा मर रहे हैं, जो हमारे देश का भविष्य है। मर रहे हैं वो, सिर्फ नशे के एडिक्ट नहीं है, मर रहे हैं वो। और वो हमारे देश का जो भविष्य है, जो आर्मी में जाने चाहिए थे, जो देश के पुलिस के अंदर जवान जाने चाहिए थे, जो नौकरियों में जाने चाहिए थे, वो बच्चे जो है आज उनमें ना जाके आज नशे में अपना भविष्य खत्म कर रहे हैं और अपने देश का भविष्य। आपको सबसे बड़ा रीजन क्या लगता है, क्यों नशा फैल रहा है? अब वो पहले आएगी सप्लाई, तभी तो कोई कंज्यूम करने के लिए बैठा हो, कस्टमर तो बाद में बनते ना। सप्लाई कहाँ से आ रही है? क्या वो चेन तोड़ी नहीं जा रही, जानबूझकर नहीं तोड़ी जा रही, या फिर उनको तोड़ पाना मुश्किल है, विल पावर की कमी है? हाँ, ये जो आप पॉलिटिकली भी और मतलब पुलिसिंग पावर की कमी है, पुलिसिंग को लेकर भी विल पावर की कमी है। मैं ये बिल्कुल क्लियर करना चाहूंगा, विल पावर की कमी है। मैं अब आपको बताऊं कि ये हमें पता है कि हमारे पड़ोसी देश की तरफ से, जब पीछे हमने इतने युद्ध देखे, कुछ चलो हमने नहीं देखे तो सुने हैं, अभी ये ऑपरेशन सिंदूर तो अभी हमने हमारे सामने ही हुआ, सबने देखा। तो हर बार पाकिस्तान ने जब वो हमारे साथ लड़ा, मुंह की खाई है उसने। वो उनको पता कि हम भारत के साथ सीधा सीधा नहीं लड़ सकते, लेकिन उसमें होता क्या है, उसमें सबसे बड़ी जो चीज सामने आई है कि पहले उन्होंने आतंकवाद का सहारा लिया, उन्होंने वहां से लोगों का माइंड वॉश करके, अब वो माइंड वॉश वाली जो बात मैं आपको थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा इसमें, कि माइंड वॉश कैसे होता है कि किसी भी जिस व्यक्ति का जो है दिमाग खराब करने वाली, जिसे कहते हैं नशा ज्यादा कर लो तो दिमाग खराब हो गया, तो वही चीज है माइंड वॉश। तो वो क्या करता है कि किसी भी नशा जो है वो आपके जो चेतना है, आपकी बुद्धि है, उसको धीरे धीरे वो खत्म करता है। आपके सोचने की, समझने की शक्ति को वो खत्म कर देगा, डिसीजन नहीं ले पाओगे। जो आदमी ज्यादा एडिक्ट हो जाएगा नशे का, उसको नहीं पता कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, और मेरा परिवार में उसको कुछ नहीं पता। तो ऐसे वो लोगों को तैयार करके आतंकवाद बना के यहाँ भेजते थे। मानव बम जिसे हम कहते थे, वो यहाँ आते थे, हमला कराते थे, कुछ आतंकवादी आते थे और काफी लोगों को नुकसान करके जाते थे। अब धीरे धीरे उस पर भी हम लोगों ने, जैसे आपने पीछे देखा पुलवामा में कांड हुआ तो उनको अब इसका पता था कि वापसी हमारे को रिएक्शन बहुत इंडिया ने किया। अब वो सीधी लड़ाई इस पे भी नहीं आ रही, अब उन्होंने इसी चीज को हथियार बना लिया अपना। अब आप देखो कि पीछे 200 करोड़ की एक हीरोइन, अभी जो मैं सिर्फ एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, जो भी पिछले दिनों ही पकड़ी गई है, पंजाब बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान से आई है, ड्रोन के माध्यम से वो वहां गिरी और उसके बाद वो पूरे आगे एरिया में। तो ऐसे तो वो तो एक चीज पकड़ी गई है, ऐसे हजारों करोड़ की हर रोज जो है, मैं ये कह रहा हूँ, पाकिस्तान से इंडिया के अंदर आ रही है। अब वो जो आ रही है वो कहीं ना कहीं सप्लाई तो हो रही है, और उसका टारगेट क्या है उन लोगों का, कि अगर इन लोगों को हम जो है नशे की आदी बना देंगे, ये नशे पे लग गए, तो ये लोग कमजोर हो गए। और वैसे तो ये 2, 4, 5, 10 मार के जाएंगे। और मैडम अगर आज मेरे को नहीं पता ऑफिशियली तो आंकड़े इनके पास कितने सरकार के पास, लेकिन अनऑफिशियली मैं बात करूं तो हजारों लोग आज हमारे
जो है वो नशे की वजह से मर रहे हैं। हजारों लोग जो है वो नशे की चपेट, अगर 5 7 10 मार दे ना कोई आतंकवादी तो पूरे देश में हल्ला मच जाता है बिल्कुल। कि 10 लोग मर गए, 20 लोग मर गए। मैं आपको उदाहरण के लिए बताता हूं, हमारे रतिया में वार्ड नंबर 4 पिछले 1 साल में 65 बच्चे मरे। पिछले 1 साल में पिछले 1 साल में 65 बच्चे वो मरे नशे से मरे हैं। नशे से। और ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 19 साल, 20 साल, 22 साल, 25 साल थी। अब आप ये सोच सकते हो कि अगर ये 65 बंदे वैसे आतंकवादियों ने मारे होते तो देश में कितना बवाल होता, और हम क्या रिएक्शन करते। लेकिन अब हम सब लोग जो हैं चुप हैं। ये धीमी मौत भी है। धीमी मौत है, ये मीठा जहर है, किसी को भी लगा दिया वो एकदम नहीं मरता, धीरे 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 धीरे। लेकिन मैंने आपको बताया कि आज एवरेज जो है 3 से 4 साल की है। जो बच्चा आज इंजेक्शन पे, चिट्टे पे, टीके पे आ गया वो 3 से 4 साल में उसकी मौत पक्का है। और दूसरी मैं आपको बताऊं कि इससे और बड़ी जो बीमारियों का जन्म हो रहा है, जैसे भी हमने पीछे अभी आपने आंकड़े की बात करी, तो हमारे एक साथी हैं नरेश जी, हमारे टीम का हिस्सा है जी। उन्होंने आरटीआई के माध्यम से पूरे हरियाणा से आंकड़े लिए थे। आपको सुनकर हैरान होगा, सबसे ज्यादा जो HIV पॉजिटिव थे वो फतेहाबाद में थे, और वो 1800 से भी ज्यादा बच्चे हैं जो अभी, ये तो सरकारी आंकड़ा है 24 का, 25 का और 26 का नहीं, 2024 का उनके पास लास्ट आया था। वो मेरे को बता रहे थे, मेरे से चर्चा कर रहे थे, बोले कि भैया हमारे यहाँ 1800 से ज्यादा बच्चे हैं, और उसमें जो हमने रिपोर्ट्स ली हैं 99% 9 जो हैं वो जो नशे की वजह से HIV पॉजिटिव, क्योंकि वो एक ही सिरिंज से जो 10-15 का बच्चों का ग्रुप है वो आपस में 10-15 बच्चे इंजेक्ट करते हैं, और उसकी वजह से उनको HIV भी हो रही है, उसकी वजह से उनको काला पीलिया भी हो रहा है। तो अब मैं ये कह रहा हूँ अगला जो चरण है, ये तो हम पहला है, जैसे मैंने आपको कहा कि बड़ा भाई हमारा पंजाब है जी। उसके अगर हम बात अनुसरण की बात करें तो पहले पंजाब में नशा आया, नशा के बाद वहां पे आज गैंगवारी आप देख रहे हैं, हर रोज मौतें हो रही हैं। एक तो नशे से मर रहे हैं, एक दूसरा है कि हम एक दूसरों को मार के मर रहे हैं। तो एक तरह का जिस तरीके से माहौल है, ये खुद में गृह युद्ध हो गए ना मैडम। बिल्कुल। अब अगर हम जिनको मारेंगे, पुलिस उनको मारेगी, तो वो कौन है? अल्टीमेट वो हमारे देश के ही तो नागरिक हैं। जी। कोई पाकिस्तान से तो आए लोग नहीं है जिनको हम मार रहे हैं आतंकवादी, लेकिन यहीं के लोगों को उन्होंने नशा देके आतंकवादी बना दिया। अब गैंगवार में मतलब अपने ही लोगों को अपने लोगों के खिलाफ खड़ा कर दिया। लेकिन उसमें वो नौबत भी क्यों आने दी गई? ये सवाल तो ये भी है कि पुलिसिंग अपना काम अच्छे से करे, जो सिस्टम है, सरकार है, वो अपना काम अच्छे से करे, वो नौबत ही नहीं आती। और अब उससे सब, मैं तो कहती हूँ पंजाब से सबक लेना चाहिए हरियाणा को। और मैं यही, जो आपने पहली बार क्वेश्चन किया, विल पावर की कमी, जो लोग सरकारों में हैं, जो लोग अधिकारी हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनको मेरे को ये लग रहा है कि 100% अपना देना पड़ेगा, नहीं तो उनके बच्चे, इन्वॉल्वमेंट भी होती है पुलिस वालों की। इनके बच्चे दूर नहीं है। अगर ये सोच रहे हैं ना मैडम, मैंने बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े अधिकारी, मेरे पास खुद के पास फोन आते हैं और वो शर्माते हैं मेरे को ये बताने में कि हम क्या अधिकारी हैं। मैं आपको अब खुलासा नहीं कर सकता, इतने बड़े बड़े अधिकारियों के फोन आते हैं कि जी हमारा बच्चा था, मेरा एक ही बच्चा, और वो नशे पे लग गया और वो मरने वाला, उसको भाई साहब बचा लो। अब आप ये सोचो कि वो नौबत क्यों आई। अगर गलत तरह से कमाया हुआ पैसा, नशा कारोबारियों का पैसा हमारे घर में आएगा, हम ये सोचेंगे कि उससे हमें सुख मिलेगा। मैं 100% लिख के देता हूं, सुख नहीं दुख मिलेगा। उस हिस्से का भी हिसाब तो होगा। 200% वो ऊपर परमात्मा बैठा है, वो हर एक चीज का हिस्सा बराबर देता है। आप दूसरों के बच्चे, आपको क्या लगता है, आपने जो रिश्वत से पैसा लिया, एक नशा बेचने वाला कोई व्यक्ति है, वो नशे का कारोबार कर रहा है, उसने पैसा आपको क्यों दिया? अपने नशे का कारोबार करने के लिए, अपने नशे का फैलाने के लिए। अब वो नशे से कितने बच्चों की मौत हो रही है, कितनी माएं जो रोती हैं मेरे सामने, जिनकी बद्दुआएं। अब वो आप ऐसा पैसा जो है वो लेके अगर अपने घर में लेके जा रहे हो, तो भाई वो आपका बच्चा कैसे ठीक हो सकता है? और ये उन राजनेताओं के लिए भी एक बड़ी चेतावनी है कि अगर नशा किसी अधिकारी के घर तक पहुंच सकता है, तो आपके घर तो कोई अलग तो प्लेनेट पे बने नहीं हुए, आपके बच्चों तक भी पहुंच जाएंगे। आप कहां, ये सभी के लिए जागने वाली बात है। मैं आपने बात करी थी, छेड़ दी, तो मैं पहले बोलता ही ये बात है, नेता कहां बच गए? आप ऐसे कितने बड़े बड़े नेता हैं, अगर आप उदाहरण, चलो नाम नहीं मैं लूंगा आपके कैमरे के सामने, जिनके बच्चों ने अपने परिवारों की जो राजनीति, इतनी बड़ी बड़ी राजनीति, उनको खत्म किया। कैसे किया? नशे की वजह से। कितने बड़े बड़े विकेट गिरे हैं आप बताओ ना। इतने बड़े बड़े नाम, जितने बड़े बड़े राजनेता जिनके नाम थे इस देश के अंदर, राजनीति के अंदर, राजनीति पार्टियों के अंदर जिनके नाम थे, अगर वो कहीं ना कहीं उनकी राजनीति नीचे हाशिए पे आई है, तो उनके बच्चों तो लेके आए हैं। जो माँ बाप ने, दादा ने कमा के इतनी बड़ी राजनीति लेके गए हैं, वो हाशिए पे अगर उनकी आज राजनीति आई है, किस वजह से? नशे की वजह से। क्योंकि नशा आपकी, मैं बार बार बता रहा हूं, आपकी बुद्धि को, आपके विवेक को खत्म कर देता है। फिर उसको नहीं पता कि ये क्या अच्छा कर रहा हूं। अब मैं ये कह रहा हूं, हम जब निर्भय कांड हुआ था मैडम, अभी पीछे वो मनीषा कांड हुआ, कहीं कुछ और हुआ, अब हम कैंडल लेके तो निकलते हैं सिर्फ उस कांड के लिए कि ये है, लेकिन हम उसकी माँ की पीछे नहीं जाते कि इसकी जननी कौन है, ये किस वजह से ये हुआ। भाई अगर हम उसके कारण में जाएंगे,
तो कारण कहीं ना कहीं आपको पीछे आएगा कि वो नशा था। उस नशे की वजह से जो अब वो गैंगरेप हुए हैं, उस नशे की वजह से वो छेड़छाड़ें हुई हैं, उस नशे की वजह से मर्डर हुए हैं, उस नशे की वजह से चोरियां हुई हैं, उस नशे की वजह से जो है डकैती हो रही है, उस नशे की वजह से आतंकवाद फैल रहा है। आज मैं ये कहता हूं कि अगर जैसे अभी आपने विल पावर की बात करी, मन से अगर एक चीज नशे को कंट्रोल कर लेना ये सरकार और ये कर्मचारी अधिकारी, तो मैं कहता हूँ 90% बुराइयों के पीछे भागने की जरूरत नहीं। आज मैं आपसे पूछता हूँ, कहीं कोई मर्डर हो जाता मैडम, हमारे यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं, हरियाणा में भी होने शुरू हो गए। वो जो नक्शा कदम है, हो गया बहुत सारे गैंग आ रही, बड़े अब तो बड़े बड़े लोगों को आ रही है फिरौतियां, आ रही है। हाँ। अब मैं ये कहता हूँ कहीं कोई गोली मार के किसी को मार के चला जाता है और हम शाम तक उसको पकड़ लेते हैं, पुलिस पकड़ लेती है, फिर हम अपनी पीठ थपथपाते हैं, पुलिस भी कहती है, हम भी कहते हैं बहुत अच्छा काम किया पुलिस ने, देखो जी उसको मार दिया और पुलिस ने शाम तक उसको अरेस्ट कर लिया। मैडम ये नौबत जो आपने कहा था, ये नौबत ही क्यों आए? क्यों कोई किसी को मारे? ये नौबत क्यों आए? और अगर मैं कहूं किसी ना किसी इसकी सब चीजों के पीछे एक कारण है वो नशा, अगर हम नशे को ही कंट्रोल कर लें तो ये सारी चीजें हो ही नहीं। ना चोरी हो, ना छीना झपटी हो, ना डकैती हो, ना कोई मर्डर हो, ना कोई लूट हो, ना किसी का छेड़छाड़ हो, ना कोई रेप हो। ये सारी इतना जो क्राइम हो रहा है उसका कहीं ना कहीं जड़ जो है वो नशा है। पर आज मैं आपको बताऊं जी, उसके ऊपर चर्चा कोई, मैं बहुत धन्यवाद करता हूं आपका, कम से कम आपने ये चर्चा एक शुरू की है, और लेकिन ये चर्चा आज हो नहीं रही है, जिसकी आज हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। एक उड़ता पंजाब बनाने से कुछ नहीं होगा मैडम। उड़ता पंजाब हमने मूवी तो बना दी, लेकिन वो उड़ता पंजाब का रिजल्ट क्या क्या, उसके बाद वो ठीक हो गया क्या पंजाब? नहीं, अगर हम सिर्फ सिरसा की या फतेहाबाद की बात करते हैं या फिर अंबाला बेल्ट में आ जाते हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा नशा है, ये हम सब मानते हैं, सरकार भी मानती है, विपक्ष भी मानता है, हम दोनों भी मानते हैं, बाकी लोग भी मानते हैं। बात यहाँ पर ये कि यहाँ से चुनाव के वक्त में इसको बड़ा मुद्दा भी बनाया जाता है, लेकिन चुनाव जीत जाते हैं लोग, फिर उसको भूल जाते हैं। एक्शन क्या लिया जाता है उसके बाद? बात तो यही है। एक्शन मैडम मैं वही कह रहा हूँ कि इस चीज के ऊपर अभी कंटिन्यू काम करने की जरूरत है हमें। हरियाणा में भी ऐसे केस आपके सामने आए बहुत सारे आए हैं कि मैडम। जहाँ पूरा का पूरा परिवार ही चला गया हो। मैं अब आपको क्या बताऊं जी, एक परिवार में मैं गया, उस परिवार के अंदर मतलब लगातार जो है, पहले उसका वो रोई, अब अकेली माता है, उसकी बहू है। अब उसने ये कहा कि बड़ा लड़का जो है मैंने शादी, मतलब जो लड़का ही शादी करी, उसके बाद उसके 2 बेटे हुए। अब वो कहते जी उसके जो लड़का था मेरा वो नशे में चला गया, मर गया। उसके 2 बेटे थे, मैंने एक बेटे की शादी करी, वो बेटा भी मर गया, पोता, नशे से। उसके बाद उससे जो छोटे बड़ा था वो भी मर गया। अब वो घर में सिर्फ 2 औरतें हैं। वो कहते कि जी अब हमारा ये मन करता कि हम भी सुसाइड करके मर जाएं। तो मैंने उनको हौसला बढ़ाया, उनके साथ बैठे हम लोग, उनसे बात करी। मैंने उनको ये कहा, ये मैंने वार्ड नंबर 4 की आपको बात बता रहा हूँ, रतिया की बात है, जिसके अंदर अब वो ये कह रहे हैं कि बहुत सारे, मैंने घरों में गया हूँ जिसमें अब औरतें बाकी बच रही हैं, आदमी वहां पे है ही नहीं है। और कई सालों से वहां कहते हैं कि कोई बारात चढ़ी नहीं है, सिर्फ जो है अर्थियां जा रही हैं, कोई बारात नहीं वहां पे जाती। अब वो मतलब मैं ये कह रहा हूँ ये हरियाणा के हालात हैं। हम ये बात करें ना कि पिछड़े हुए इलाके की, बिहार की या बंगाल की या किसी और कंट्री, आदिवासी वाले एरिया की, ना 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 ना, ये हमारे हरियाणा की बात है। ये आप ये देखो कि हरियाणा के अंदर आज ऐसी जगह है, अगर हम लोग वहां तक कभी आप आना, आपको दिखाएं वहां पे हम लोग कि किस तरीके से वो परिवार है, किस तरीके। अब मैं बता रहा हूँ, नशा परिवार को आर्थिक रूप से खत्म कर देता है। आज वो औरतें बेचारी लोगों की शादियों में बर्तन मांज के अपने घर का गुजारा कर रही है। ये हालात उन औरतों के, ऐसे परिवार। उनमें से एक माँ मेरे को वहां मिली, उसका बेटा पीछे पूरा हुआ, तो मैं गया, वो इतनी रोई मेरे आगे। वो कहती बेटा कि पहले तो मैं लड़ती थी कि ये बेटा मेरे को पैदा, मेरे पास 2 बेटियां थी, बेटा मेरे पास था नहीं। जब बेटा हो गया तो इसने इतना दुखी कर लिया, उसने बताया कि मेरी कान की बालियां छीन के झपट करके लेके जाना, मेरे को पीट के, मारपीट करके मेरे साथ, जितना सोना था वो। फिर उसने मेरे को दिखाई, बोली ये मैंने आर्टिफिशियल डाल रखी है बेटा, ये कोका मैंने आर्टिफिशियल डाल रखा है मेरे पास, मतलब अब कुछ नहीं घर में, ऐसी कुछ नहीं। बोली घर का जो बर्तन है, सिलेंडर है, सब कुछ, हर एक चीज उसने बेच दी। मैं पड़ोस इतना, बोली आटा तक हमारा को जो राशन जो सरकार की तरफ से मिलता है वो भी जाके बाहर बेच देता वो। अब बोली कि मैं लोगों से मांग के रोटी खा रही हूँ बेटा। आज ये हालात देख के मन रोता है उस समय, जब वो परिवार देखते हैं ना जी। मैं आपको, मैडम आप क्या बताऊं, मैं जैसे आपको बताया कि पॉलिटिकली, राजनीतिक रूप से हमने ये पारी मैंने शुरू से मैंने किया, यूथ के लेवल से जिला पार्षद भी रहा हूँ, सब कुछ रहा हूँ। लेकिन अब मेरे को ये लगा कि नहीं, ये अगर हम राजनीति कहाँ करेंगे, जिनसे हम वोट मांगने जाते हैं, अगर वो लोग ही नहीं रहेंगे, उनके परिवार ही नहीं रहेंगे, तो फिर इस राजनीति का फायदा क्या। दूसरा मैडम मेरे को ये लगा कि मेरे को काफी सारे साथियों ने राजनीतिक रूप से ये बात कही कि पहले ताकत ले लो, आपके पास ताकत होगी तभी आप किसी का ज्यादा भला कर सकते हो, बिना उसके आप कैसे लड़ाई लड़ोगे, इतनी ये तो बहुत बड़ी लड़ाई है, कल को कोई आपका नुकसान कर देगा, आपको मार देगा। मैंने एक ही बात सबको ये कही कि
उस परमात्मा को पता मेरे से कब तक कितने सांस है, कितना मैंने रहना है। लेकिन मैं जितनी मेरे पास ताकत है, आज मेरे पास इतनी सी ताकत है, मैं उस ताकत को उसका सदुपयोग करूं, पूरी ईमानदारी से उसके लिए काम करूं। आज कितने इतनी ताकत राजनेताओं ने ताकत हासिल करने के बाद कुछ कर लिया? अगर वो करते, थोड़ा बहुत भी अपने अपने एरिया में भी करते तो बहुत कितनी कुछ बड़ी है। समस्या है ये खत्म बताइए ही हो आप। जाती जी। है ना? अगर हर विधायक 90 विधायक है, 90 विधायक अगर अपने अपने एरिया में, अपने अपने विधानसभा में काम करते तो कितना बड़ा मुद्दा ये। पूरे स्टेट को आप जब कंबाइन करके देखते हो तब हो सकता है कि आपको बहुत बड़ा मुद्दा लगे। आज ना आपको वैसे कई बार ना कही हुई बात बुरी लग जाती है, हो सकता है मेरी ये कही हुई बात भी किसी को बुरी लगे, लेकिन मैडम मैं ये बात कहूँ कि जिस समय मैंने गुरु नानकपुरा मोहल्ला में एक बहुत बड़ी यात्रा निकालनी थी, मैंने पार्टी के हर पार्टी के व्यक्तियों को फ़ोन किया, चाहे वो इनेलो थी, चाहे वो जेजेपी थी, चाहे वो कांग्रेस थी, चाहे वो बीजेपी के थे। मैंने हर एक राजनेता को, जो उस क्षेत्र का बड़ा नेता है, कोई एमएलए है, पूर्व एमएलए है, मैंने सबको फ़ोन किए। मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे करके आपको पता गुरु नानकपुरा मोहल्ला में इतना बड़ा गढ़ है और हमारे बच्चे यहाँ से मर रहे हैं, क्योंकि पूरे इलाके को जो वो फीड कर रहा है, पूरे इलाके को टारगेट। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे आसपास, फतेहाबाद के आसपास, अगर रतिया के आसपास 50-100 गांव में अगर कहीं को बच्चे नशा करके मरते हैं, हजारों बच्चे सिर्फ गुरु नानकपुरा मोहल्ले की वजह से मरे हैं। वो वहां से नशा शरेआम चिट्टा लाइन लग के बिकता था। ये मतलब आप अगर उस मोहल्ले में जाओगे, लोगों से पूछोगे ना, आपको लोग बताएंगे। अब मैंने इनको ये कहा कि भी आप आए, हम एक यात्रा निकालेंगे ताकि आप लोगों के आने से मेरे को भी ताकत मिलेगी, हम खड़े हों, इन लोगों के लिए लड़ें जो आज हर रोज अपने बच्चे खो रहे हैं। आप यकीन मानना जी, एक भी व्यक्ति नहीं है, एक भी व्यक्ति, एक राजनेता नहीं है, एक। मैंने उनको कहा, मैंने ठीक है भाई आप आओगे, मैं तो भी ये लड़ाई लड़ूंगा, आप नहीं आओगे, मेरे पास जितनी हिम्मत है मैं उस लड़ाई को लड़ूंगा। और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ मैडम, मेरे जब तक लास्ट सांस है ना, आखिरी सांस है, मैं तब तक ये लड़ाई लड़ूंगा। मेरे को नहीं पता मेरी जिंदगी कितनी है। लेकिन पुलिस क्या करती है जब आप लोगों को पता है कि यहाँ नशा लाइन लग के बिक रहा है, तो पुलिस क्या करे? और आप मुझे ये बताइए कि नशा आता है, इसके पीछे जो बड़े सप्लायर हैं, वो बड़े सप्लायर कौन है? क्या उसमें खाकी वाले भी हैं, सफेद पोश लोग भी हैं, या पुलिस के अधिकारी भी शामिल हैं? क्रॉस बॉर्डर आता है, ये तो सबको पता है, क्रॉस बॉर्डर आता है। अब मैं थोड़ा सा पीछे जाऊं ना जी, तो आप ये देखोगे कि जब बॉम्बे के अंदर ब्लास्ट हुए थे, बॉम्बे के अंदर ब्लास्ट हुए थे मैडम, तो वो जो जितना बारूद आया था, आरडीएक्स आया था, वो पनडुब्बियों के थ्रू अपने देश में कैसे किस तरीके से आया, तो पोर्ट से आया, किस तरीके से वो लाया गया, और कैसे कैसे वो ब्लास्ट, सारे खुलासे हुए। इनके भी खुलासे आगे हो जाएंगे। पर मैं ये कहता हूँ कि वो आपकी बात ठीक है, बिना मिली भगत से हमारे देश तक वो चीज़ नहीं आ सकती। हमारे, जैसे मैंने कहा, हमारे देश के लोगों को हमारे देश के लोगों के खिलाफ यूज किया जा रहा है, और उसके लिए वो लालच पैसा हो सकता है, या डर हो सकता है, कोई भी ऐसी चीजें हो सकती हैं। लेकिन मैं कहीं ना कहीं ये बात कह रहा हूं कि जो लोग आज लालच की वजह से अपना जमीर बेच के, अपने देश को बेच के ऐसे काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों की मदद कर रहे हैं, क्योंकि जो लोग हमारे देश के लोगों को मार रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ भला उनका होने वाला नहीं है। ये सबसे बड़ा आतंकवाद है। हम क्या पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से लड़ रहे हैं, हम उनका साथ दे रहे हैं, हम तो और ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। हम उनका साथ दे रहे हैं, आज हम उनके साथ लड़ थोड़े नहीं रहे हैं। अगर उनके षड्यंत्र में हम हिस्सेदार होके उनका साथ दे रहे हैं। मैंने पीछे माननीय प्रधानमंत्री जी को एक चिट्ठी लिखी थी, सब सरपंचों के साइन करवा के, सब साथियों के साइन करवा के एक चिट्ठी लिखी थी कि ये जो आदतन अपराधी हैं, एनडीपीएस के, जिनके ऊपर 30-30, 40-40 मुकदमे हैं, जो अंदर जाके फिर वापस बाहर आके फिर वो नशे का कारोबार करते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को क्यों नहीं हम देशद्रोह की धारा के अंदर इनको बंद किया जाए, ताकि वो वापस बाहर आए ही ना। इन लोगों के ऊपर जो हजारों लोगों के मौत के गुनाहगार हैं, जो हजारों युवाओं को मार रहे हैं, ऐसे लोगों के ऊपर क्यों नहीं एनएसए के तहत जो है देशद्रोह का मुकदमा हो गया, वो अंदर चले जाए, उनको फांसी होनी चाहिए, वो खत्म हो जानी चाहिए। ऐसे लोगों को किस लिए हम रख रखे? अब वो बाहर आके फिर वही कर रहे हैं, हमारे बच्चों को टारगेट करके नशा बिचवा रहे हैं। तो मेरे को ये लगा है कि भी इस चीज के लिए ना हमें सबको जो है, आप जैसे भी आपने दूसरा सवाल किया था कि पुलिस की बात, पुलिस हो और चीजें हो, इन सबको भी एक सहयोग के साथ की जरूरत होती है। अगर आम लोग जब उस चीज के लिए खिलाफ खड़े होंगे, कोई भी मुद्दे को लेके खड़े होंगे, तो उसके ऊपर उनको काम करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि वो काम नहीं करते, वो काम करते हैं, लेकिन जब कोई मुद्दा हम उठाते हैं तो उसके ऊपर और ज्यादा काम होता है। आवाज उठाने का मतलब क्या है? विधानसभा बनी है, लोकसभा बनी है, वहां पे पक्ष है, विपक्ष है, वो मुद्दे उठाते हैं तो उन पे चर्चा भी होती है, चर्चा होती है तो उस पर रिजल्ट्स भी आते हैं। अगर जिन चीजों को हम चर्चा ही नहीं करेंगे, बिल्कुल। अब आप वाली बात ठीक है कि कोई नेता एक बार आया, आप जैसे किसी पत्रकार साथी ने उनको पूछ लिया कि आपके इलाके में नशा बहुत है, तो वो क्या कहेंगे? हाँ बहुत नशा है, ये बंद होना चाहिए, हम सरकार से डिमांड करते हैं, खत्म होना चाहिए। वो अपना फर्ज निभा के चले गए। तो फिर बोला है ना, कभी कभी कोई बात करेगा तो हमने कहा था ना कि नशा बंद होना चाहिए, नशा बंद होना चाहिए, हम कहाँ कह रहे बिकना चाहिए। वो तो उनकी ड्यूटी इतनी है। लेकिन मैं ये कहता हूं कंटिन्यू उन मुद्दों पे क्यों नहीं।
नहीं, ग्राउंड रियलिटी क्यों नहीं जाते वहां पर जाके? क्या एक्शन लिया जा रहा है? क्या वहां पे खत्म हुआ है? डेटा क्यों नहीं इकट्ठा किया जाता? बात तो ये भी है। दूसरा, हम जब ये कहते हैं नशे में बच्चे पड़ गए, उनको नशे से बाहर निकालना है, तो नशे से बाहर निकालने के लिए सरकार की तरफ से या फिर हम कहेंगे सिस्टम की तरफ से जिला स्तर पर कोई ऐसे नशा मुक्ति जो केंद्र बने हुए हैं वो सही तरीके से काम कर रहे हैं? मैडम अभी आपने जो पहला था आपका सवाल है, जैसे अभी आपने कहा कि वो जो लोग हैं उनको पता है कि किस नेता को नहीं पता, जिसके क्षेत्र में नशा बिक रहा है उसको पता नहीं कौन से एरिया में बिक रहा है। सरपंच से पूछ लो, गांव सबको पता होगा। सबको पता, वो क्यों नहीं जाते वहां पे? क्योंकि वो कहीं ना कहीं, अभी आपने जो कहा मिली वक्त वाली बात, उन लोगों ने उनकी सपोर्ट की होती है। क्योंकि मैं ये बताऊं, जो अच्छे व्यक्ति है ना मैडम, वो तो सिर्फ वोट डालने जाते हैं, वो सपोर्टर नहीं होंगे ना। वो आगे जाके भाग भाग के दारू नहीं देंगे, आपकी बांटेंगे। अब जिस नेता ने भीड़ नहीं इकट्ठा करवाएंगे, अब जिस नेता ने मैडम नारेबाजी नहीं करेंगे, जिस नेता ने दारू देके पैसे देके वोट लिया है, अब वो जाके तो वो दारू बांटने वाले कौन लोग होंगे आप सोचो। वो आप और हम तो बांटते नहीं है। कोई मास्टर जी हैं स्कूल के, वो नहीं बांटेंगे। कोई और बिजनेस कर रहा है, वो नहीं बांटेगा। कोई और अच्छा व्यक्ति होगा, वो नहीं बांटेगा। तो यही लोग होंगे ना जो दारू बांटने वाले होंगे, जो उन नेताओं के लिए जाके दारू बांट के आते हैं, पैसे दे के आते हैं। वो यही लोग होते हैं जो नशे का कारोबार करते हैं, जो इस तरह की गलत गतिविधियों में होते हैं। अब वो जब नेता बन जाते हैं, एमएलए बन गए, तो अब वो क्या करेंगे? अगर वो कहीं ना कहीं उनका व्यक्ति को नशे का कारोबार करता पकड़ा गया, तो वो फोन करेंगे एसएचओ को, एसपी को, डीएसपी को कि भाई ये हमारा आदमी है, इसको कुछ नहीं किया। आपके सामने ऐसे कभी आया केस? बहुत सारे हैं। जब मैंने वो खोखा उठवाया, मैडम आप हैरान हो जाओगे, उसके लिए फोन आए। वो मेरे पास नहीं, आपके जैसे कोई पत्रकार साथी हमारे वहां के जो लोकल थे, वो बोले यार आप क्यों इनको दिखा रहे हो, क्यों वीडियो बना रहे हो इसकी? वो बोला भैया वो नशा बिक रहा, सर हम सिरिंज मिली है, सर हम उसके पास सारे टैबलेट्स मिली हैं, गलत तरीके की पत्ते मिले, सब क्यों नहीं भाई, हम उठाएंगे मुद्दा। वो मीडिया को भी प्रेशर किया जाता है इस चीज के लिए कि आपने ये नहीं दिखाना। तो मैं ये कहता हूं कि जी वो एक बहुत बड़ा, अब ये जो एक्टिव लोग हैं, ये जो मैं बता रहा हूँ, कुछ लोग होते हैं, ये सब जगह मिलेंगे हर विधानसभा में, जो नशे का कारोबार भी करेंगे, सब तरह के गलत कारोबार भी करेंगे, और गलत तरीके से वो अपने नेता को सपोर्ट भी करेंगे जी। वो 4 पैसे चंदे के भी देंगे उसको। अब जो उस व्यक्ति ने उनसे चंदा भी ले रखा है, उससे दारू भी बंटवा रखी है, उससे वोट भी खरीदवा रखे हैं, वो अब उसकी आंख में आंख डाल के मैडम उसको गलत कैसे बोल देगा? कैसे कहेगा तू गलत है भाई, तू ये काम ना कर? उसको अगली बार भी तो जाना है ना वोटों में। हमारे यहाँ सबसे बड़ी परंपरा तो ये गलत है कि एक बार एमएलए बन गया, उसके बाद दूसरी बार बन गया, फिर तीसरी बार बन गया, फिर चौथी बार बन गया, फिर उसके बाद उसका बेटा बन गया, फिर उसके बाद और उसका आगे परिवार का बन गया। उसको इस लालच में कि तू हमेशा एमएलए बनता रहे, वो सारे तरह के गलत लोगों के साथ संपर्क में रहता है। यार तेरे को कोई वोट नहीं खराब करनी। मैंने आपको बताया इस मुद्दे को लेकर, जैसे मैंने अपने लोकल नेताओं के साथ बात करी, तो उनको ये लगा कि अगर इन लोगों के हम आज विरोध में जाएंगे तो कल जब चुनाव होगा तो ये लोग आपका विरोध करेंगे, और वो दिखेगा भी विरोध, क्योंकि बहुत सारे लोग तो साइलेंटली अपना काम धंधा कर रहे हैं, बिजी हैं अपने घर परिवार में। क्योंकि गलत व्यक्ति तो मैडम जो अग्रेसिव होके सड़कों पे आके जो बहुत ज्यादा गलत तरीके से विरोध करने का काम करेंगे, वो गलत लोग ही होंगे। गलत लोग हैं। क्योंकि शरीफ लोग जो है वो बाहर जाके इतना हेजिटेशन भी नहीं कर पाते, इतना ज्यादा विरोध भी नहीं कर पाते, वो जो है पीछे रहते हैं। लेकिन ये जो कुछ लोग होते हैं जिनका काम ये होता है गलत तरीके से अपने धंधे चलाने, गलत तरीके के धंधे करने, अब वो ही लोग जो है सबसे ज्यादा आगे अग्रेसिव होकर ये गलत काम करते हैं। अब ऐसे लोगों के किस तरीके से उनको गलत बोल देंगे? और आज मैं ये कहता हूं सबसे बड़ा चैलेंज जो है ना, जब भी आपने ये कहा कि हम क्यों विवश हैं, पुलिस प्रशासन कहीं करना भी चाह रहा है तो ऊपर वाले नेता नहीं करने देते, ऊपर से फोन आ जाते हैं कि भाई इसको कुछ नहीं कहना। तो मैं कहता हूं बेशक उसका एमएलए ने वो डायरेक्ट उसको कुछ नहीं, लेकिन वो उसको क्या होता है कि तने वोटें लेनी है, वोट लेनी है, तो इसका बहुत बड़ा सर्कल है भाई, तो नशा कारोबारी का तो सर्कल होगा ही जी, क्योंकि वो नशा कारोबार करता है। हर तरह की ताकत होगी, हर तरह की ताकत होगी, लोगों की भी ताकत। अब पॉलिटिकली वो उसके लिए सारे जायज नजायज तरीके से नेता के लिए काम कर रहा है वो। अब वो जो काम कर रहा है उन कामों को वो कैसे मना कर दिया? कल को उसको पता 5 साल बाद फिर चुनाव लड़ना है तो ये लोग तेरा विरोध करेंगे। अब वो इस डर की वजह से मौन है। मैं कह रहा हूं आओ भैया इनके खिलाफ चलें, इनके खिलाफ लड़ें, ऐसे कोई जवाब नहीं। और बात करोगे ना आप, पत्र पूछोगे भवानी सिंह कैसा, बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत बढ़िया कर रहा है, नशे बहुत बढ़िया कर रहा है, बहुत अच्छा काम। किसी एक की लड़ाई नहीं है और एक की लड़ाई से कुछ होगा भी नहीं। ज्यादा कितना फर्क पड़ेगा, पर कितना, अगर वो जॉइंटली हम करेंगे कोई काम, है ना, सबके सामूहिक जो काम होगा उसको तो अलग ही परिणाम रहता है। मैंने नशा मुक्ति केंद्र को लेकर आपसे सवाल किया। कई बार हम सुनते हैं कि वहां पर बहुत ही बुरे हालात में वहां पर उनको बच्चों को रखा जाता है, जो एडिक्टेड लोग हैं उनको रखा जाता है। देखिए मैडम मैं आपको बताऊं ना, ये भी एक कड़वी सच्चाई है, जो सरकार की द्वारा इंफ्रा है वो सफिशिएंट नहीं है। अच्छा। मैं गांव गया हूं,
गांव-गांव में जाके जब हमने एक सर्वे लिया, सर्वे के अंदर ये आया कि एक-एक गांव के अंदर 40-40, 50-50 बच्चे हैं जो आज नशे के एडिक्ट हैं, जिनको इलाज की ज़रूरत है। बहुत सारे बच्चे, हम उनकी लिस्ट अगर आप देखोगे मेरे पास अब भी होगी, ऑन डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास, जिन्होंने ये कहा कि भी हम नशा छोड़ना चाहते हैं, भैया दलदल में फंस गया, हमारे को इससे बाहर निकाल लो। तो हम उसका इलाज भी, मैंने हर रोज़ पता नहीं मैं डॉक्टर्स को कितने फ़ोन करता हूँ। लेकिन ये भी सच्चाई है मैडम कि वो परिवार जो है ना टूट चुके हैं, आर्थिक रूप से खत्म हो जाता है। जिस परिवार में नशा चला गया वो आर्थिक रूप से खत्म हो गया, बिल्कुल। अब वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इलाज नहीं करवा सकता। अब वो क्या करेंगे जी, सरकारी में जाएंगे। सरकारी में उतने बेड नहीं है, उनकी वो सुविधाएं नहीं है। तो सरकारी में, जैसे हमारे फतेहाबाद की मैं बात करूँ तो पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर 30 बेड है। मैंने सीएम साहब को एक रिक्वेस्ट करी है कि हमारे को 100 बेड का जो है हॉस्पिटल फतेहाबाद में दिया जाए, क्योंकि इतने ज्यादा तो एडिक्टेड आपके, आप जिस तरह से बता रहे, एक वार्ड में मिल जाएंगे, आपको एक वार्ड गली में मिल एक जाएंगे। गली में मिल जाए, तो वो कैसे 10 बेडों पे कैसे इलाज होगा। अब वो क्या है कि उनका वो इलाज ना होने की वजह से भी डेथ रेशियो बढ़ रही है, क्योंकि उनको इलाज नहीं हो पा रहा तो भी बच्चे हमारे मर रहे हैं। और दूसरा ये कि अगर वो प्राइवेट हो, जैसे अभी आपने कहा जो प्राइवेट सेंटर्स हैं, वो नीरा मैडम अगर आप बात करो तो शोषण है वहाँ पे। उसके साथ बच्चों के साथ गलत व्यवहार भी किया जाता है, गलत तरीके से उनके साथ जो है हमसे सारे तरीके के काम भी करवाए जाते हैं, उनका शोषण भी किया जाता है और उनसे दबा के पैसे भी लिए जाते हैं परिवार वालों को। जिसका बच्चा मर रहा है वो ये सोच रहा है कि तेरा तो बच्चा मर रहा है, नौजवान 20 साल का 22 साल का, एक 2 बच्चे हैं। पहले की तरह ज्यादा बच्चे तो आज के टाइम में है नहीं, हर परिवार में आज एक 2 बच्चे रह गए हैं। अब उनको लगता है कि उसमें भी अगर ये आपका 1 या 2 बच्चे जो है नशे में है तो उनके इलाज के लिए माँ बाप कितना भी पैसा वो दे देते। तो अब ये धंधा भी बना लिया इन लोगों ने। अब इसका जो है, मैं ये कह रहा हूँ, गलत मिसउपयोग जो है, मिसयूज जो है वो किया जा रहा है। अब वो पैसे की कमाई आप देखना, अगर आप पता करोगे जहाँ से इनको लाइसेंस वगैरह मिलता है तो वहाँ लाइन लगी हुई है फाइलों की कि हमारे को भी सेंटर बनाने, हमारे को भी सेंटर, क्योंकि ये नशा ज्यादा बढ़ गया तो नशे के इलाज वाले भी ज्यादा, तो उसके लिए हॉस्पिटल्स भी ज्यादा चाहिए, तरफ से कोई तो अब वो है नहीं, पूरे इंतजाम है नहीं, तो नहीं है तो वो प्राइवेट सेंटर्स। अब आपको सुन के हैरानी होगी कि ऐसे लोग जो सरकारी महकमे में है, सरकारी उस पे हैं, वही लोग अपने सेंटर बना रहे हैं, वो इस चीज का फायदा उठा रहे हैं। तो ये सब चीजें जो है ना जी, ये बड़ी चीजें हैं और इस पे बहुत बड़ा एक स्कैम है। मैं इसे कह रहा हूँ कि एक व्यक्ति से, एक संस्था से, मैं तो हमेशा ये बात कहता हूँ कि ये ठीक होने वाला नहीं है। हमारे प्रयास से कुछ % हम कर पाए हैं, बिल्कुल कुछ % हम कर पाए हैं, लेकिन अगर सारे लोग इसमें साथ दें, एटलीस्ट वो चर्चा तो शुरू हो जाती है ना कि करो इसके लिए कुछ। अब आज आप ये देखो, पूरे हरियाणा को उठा के देखो, मेरे को बहुत सारे साथी मिले। मैं कल जींद एक शादी में गया हुआ था, तो एक भाग के लड़का पीछे आया, गाड़ी पे हाथ मार के बोला जी आप भवानी सिंह हो? मैंने कहा हाँ। बोला जी हम आपकी वीडियो देखते हैं, मैं पिल्लू खेड़ा गांव से हूँ। अच्छा। तो उसने बताया, तो मैंने कहा अच्छा। बोला जी हम आपकी वीडियो देखते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हमारे यहाँ भी करो ना। तो मैंने कहा आप लोग खड़े हो, मैं आता हूँ यहाँ पे भी हम शुरू करते हैं। बहुत लोगों के मन में ये भावना है कि ये काम होना चाहिए, पंचायत लेवल पे भी हो सकता है, हो रहा है, लेकिन वो हिम्मत नहीं कर पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको फिर वो धमकियां, फिर वो मारने वाले मेरे घर तक पहुंच गए थे। अच्छा। मेरे परिवार को मारने के लिए काफी सारे लोग इकट्ठे हो गए, घर पे पहुंच गए थे, थ्रेट हुआ, 3-4 बार FIR होगी, FIR की कॉपीज भी है ना, सारा कुछ हुआ मैडम। लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ, आम आदमी उसमें डर जाता है कि ये तेरी लड़ाई थोड़ा नहीं है, तेरे परिवार में। अगर मैं मेरे परिवार की बात करूँ, मेरे 2 बिटिया है, मेरे माँ बाप मेरे को कहते हैं तेरे घर में तो कोई नशा नहीं करता, परिवारों में भी कोई नहीं करता, मैं तो चाय भी नहीं पीता मैडम, तो तू किस लिए लड़ रहा है? तो मेरे को ये लगा कि ये जितने लोग हैं ये सब मेरा परिवार है, मेरा समाज है, मेरा देश है, इसके प्रति मेरा कोई उत्तर। यही सोचकर समाज में सुधार हो सकता है, वरना चीजें फिर आपके घर तक भी आएंगी, तब तक बहुत देर हो जाएगी। 100% आएंगी। मैं ये कहता हूँ, आज हिस्सा तो उसी का है ना मैडम, आज मेरा बच्चा नशा नहीं करता, लेकिन नशे वाला मेरे बच्चे को ठोक जाए, कोई उसके साथ छीना झपटी कर जाए, कोई उसका मर्डर कर जाए, कोई उससे लूटपाट कर जाए, कोई रोड एक्सीडेंट पे एक नशा कर पी के गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति जो है नशा करके उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दे, तो वो बच्चा हमारा मर जाएगा। उसमें आप बताओ ना कि वो जो कारण है वो कहीं ना कहीं कारण तो नशा ही है ना। बिल्कुल। मेरे बच्चे ने नशा नहीं किया, वो रोड पे सैर कर रहा है, वो कहीं शहर में कुछ सामान लेने जा रहा है, एक गाड़ी वाले ने नशा करके उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, वो मर गया, तो उसका कारण हम क्या मानेंगे? मेरा बच्चा तो नशा नहीं करता, लेकिन मारने वाला कौन हुआ? नशे वाला। वजह क्या हुई? नशा हुआ। तो ऐसे इन चीजों को जो है अगर हम लोग चाहते हैं, तो मैं ये कहता हूँ, जैसे मैंने आपको भी बताया कि मेरे हजारों जो लोग हैं वो वीडियोस देखते हैं, और मैक्सिमम मैं कहूँ अगर नशा करने वाले और बेचने वाले लोग मेरे को देखते हैं, सुनते भी हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी सबको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई अगर आप लोग चाहते हो कि इस दलदल में से आप निकलना चाहते हो, देखो मैं हर किसी को, जितने नशा करने वाले, मेरी बहुत लंबी उनसे बात भी होती है, मैं उनको यही समझाता हूं कि आप इस नशे की दलदल में खुद गिरे हो। उस समय आप जाने में गिर गए, आपको ये चीज अच्छी लगी, आप इसमें चले गए, लेकिन अब अगर आप ये सोचते हो कि इससे निकलना चाहते हो तो कम से कम आप हाथ खड़ा करो इस दलदल में से, हम आपका हाथ पकड़ के आपको बाहर निकालेंगे, या उनका परिवार से कोई आए जो बताए कि हम इस मुसीबत में और हमारी मदद करें, है ना? और मैं ये कहता हूं कि अकेला मैं कितने लोगों की मदद कर लूंगा जी? मैं 50, 100, 200, मैंने पीछे ये मुहिम भी चलाई थी कि बहुत संस्थाओं को बोला था कि आप अडॉप्ट कीजिए,
जो ऐसा नशा करने वाले जो बच्चे हैं, ऐसे जो परिवार हैं जो आर्थिक रूप से बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, जी, जी। ऐसे बच्चों को आप अडॉप्ट कीजिए। बहुत सारी संस्थाएं मैडम, आप हर शहर में चले जाओ, हर शहर में बहुत सारी सैकड़ों संस्थाएं मिल जाएंगी। बिल्कुल है। लेकिन उन संस्थाओं को मैंने ये कहा कि जिस समय कोरोना था, तो कोरोना के समय में हम सब ने मिलकर संस्थाओं ने एक काम किया तो देश में कोरोना कम हुआ। उससे कोरोना से मरने वाले लोग जो एज थी मैडम, वो अपर एज के लोग थे। जी। इसमें जो बच्चे हमारे मर रहे हैं वो छोटी छोटी उम्र के बच्चे मर रहे हैं। तो मैंने उनको ये कहा कि अगर हम सब लोग मिलकर 2-2, 4-4, एक संस्था 2-2, 4-4 लोगों का भी जिम्मेवारी लेती है कि इन 4 लोगों की इलाज मैं करवाऊंगा, तो आप सोचो कितने लोगों को हमने बचा लिया। बिल्कुल। तो ये शुरुआत करने की जरूरत है, और उसमें मैं तो खासतौर से मेरे को बड़ा अच्छा लगा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने जो है हमारे को बुलाया यहाँ पे, एक मंच दिया जिसपे हम लोग अपनी बात रख सकें, जिसपे हमारी बात ज्यादातर लोगों तक जाए। ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि एक बार आप जब हमारे फतेहाबाद आए, ऐसे परिवारों से मैं आपको मिलवाऊं, आप एक स्टोरी देखिए उनकी, आके करिए। बिल्कुल, मैं मेरी यही कोशिश थी कि जिन असल में मेरे को यही लगता है कि जो असल मुद्दे उन पर हम बात ही नहीं करना नहीं चाहते। करना। उसने ये बोल दिया, उसने ये बोल दिया, वो कंट्रोवर्सी क्रिएट करके वही व्यूज लेना, वो सब चीजें। लेकिन असल मुद्दे ये, वही आपने जो बहुत सही बात कही कि आज किसी और के घर में है, वो आपके घर तक पहुंचने में देर नहीं लगाएगी। घर परिवार सबके एक जैसे हैं, बच्चे सबके घरों में हैं, छोटे हैं तो उनको बड़े भी होना है। और ये धीमा जहर है, ये बहुत धीमा जहर है। ये किसी बड़े आतंकी गुट या फिर आतंकवाद से कम नहीं है, और अभी संभलना होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। बहुत देर हो जाएगी, बहुत बड़ा आतंकवाद है। इसकी शुरुआत मुझे लगता है पंजाब पहले से ही देर हो चुकी है, बहुत देर हो चुकी है। और ये शुरुआत पंजाब से हुई है, धीरे धीरे ये हरियाणा और आगे राजस्थान, यूपी, ये ऐसे सारा सबको चपेट में लेता जाएगा, और पूरे देश को टारगेट कर रखा है इन लोगों ने। अगर आज मैं बात करूं, देश का कोना तो कोई भी नहीं ऐसा बचा जहां नशा नहीं है, लेकिन ये है कि किसी प्रदेश में ज्यादा है, किसी में कम है। और उसको अगर आज हम लोग नहीं खड़े हुए, आज इसमें विल पावर नहीं दिखाई हमारे नेताओं ने, हमारे लोगों ने, अधिकारियों ने, तो ये जो है धीरे धीरे सबके घरों में घुस जाएगा। और वो दिन दूर नहीं मैडम, जब ये हर व्यक्ति नशे पे रास्ते में जब चल जाएगा, तो वो या तो आपको रोड पे चलते हुए लूटेगा, या आपको मारेगा, या आपको कहीं ना कहीं कुछ और नुकसान करेगा। तो आपको विदेशी ताकतों की जरूरत नहीं, हमारे खुद के लोग हैं, जिसे मैंने कहा गृह युद्ध, वो गृह युद्ध की भूमिका हमारे यही हो जाएगी। और यही उन लोगों का टारगेट है, हमारे दुश्मन जो देश हैं, उन्होंने इसी चीज को टारगेट किया कि हम खुद, वो अपने लोग क्योंकि हम क्यों भेजे, वो हम विकास की बातें भी तो नहीं कर पाएंगे ना, फिर तो हम उसी चीजों में उलझेंगे। सारा अपना जितना भी मनी पावर है या मैन पावर है, सब इसी में झोंक देंगे हम। तो अभी अगर हम इसको अभी शुरू कर लेंगे, तो थोड़े पैसे में या थोड़ी चीजों में, थोड़े उसमें एफर्ट्स में वो चीजें ठीक हो सकती हैं। लेकिन जब देश पूरी तरह से उसमें हो जाएगा, तब आप बहुत सारा पैसा लगा के भी उसको ठीक नहीं कर पाओगे। चलिए, मैं आपको शुभकामनाएं देती हूँ, और जितना हमसे बन पड़ेगा हम आपकी मदद भी करेंगे कि हम वहां से आके दिखा सके सियासतदानों को, क्योंकि असल पावर उनके पास है। हम मुट्ठी भर लोग थोड़ा सा इम्पैक्ट डाल सकते हैं, लेकिन सब जब मिलेंगे ना, वो ताकत जब बनेगी, तब हम बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भवानी जी, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम बातचीत की, और आप जो समाज को दे रहे हो वो अतुल्य है, वो अनमोल है, और भगवान आपको सबल दे, ताकत दे इस मुहिम को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत धन्यवाद जी आपका, थैंक यू।